नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल खत्म हो गई। सब के सब नामांकन फाइल हो गए। आज से चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। 3-4 दिन हाड़ी की फसल और बाकी है, यानी 90% फसल अगले 3-4 दिन में कटकर मंडियों में या किसान के घर में आ जाएगी। छिटपिट जो होती है 10% वो 5 या 6 मई तक चलती रहेगी। तो आप ये मान लीजिए कि अगले 3-4 दिन में जैसे राजनेता इंटरेस्ट ले रहे हैं चुनाव में, वैसे ही जनता की तरफ से भी सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हरियाणा लोकसभा चुनाव में इस बार काफ़ी कुछ नया हुआ है, काफ़ी कुछ बदला है। ज़रा उसकी चर्चा भी करेंगे। और बहुत कुछ पहली दफ़ा हुआ है। जननायक जनता पार्टी ने अपने हिस्से में आई 7 टिकटों में से 6 टिकटें नौजवानों को दी हैं। एक डीडी शर्मा पुराने खिलाड़ी हैं, बाकी सब टिकटें नौजवानों को दी गई हैं, जिसमें से 2 टिकटें तो भावी नेतृत्व को दी गई हैं, जो हरियाणा विधानसभा में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला सोनीपत से और दुष्यंत सिंह चौटाला हिसार से। और जेजेपी ने इस बार पढ़े लिखे उम्मीदवारों को भी उतारा है। गुड़गांव से जो उम्मीदवार हैं वो IIM ग्रेजुएट हैं। स्वाति यादव भी हाईली क्वालिफाइड महिला हैं। तो कुल मिला के जेजेपी ने एक नया दौर शुरू किया है कि वो युवा और पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करेंगे। आगे विधानसभा में क्या करते हैं कह नहीं सकते। दूसरा नया हुआ है कि कुरुक्षेत्र से कांग्रेस पार्टी एक उम्मीदवार के पीछे टिकट लेकर घूमती रही 1 महीने, और वो बेल्जियम घूमते रहे और पार्टी कुरुक्षेत्र में उनको ढूंढती रही। वो हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद और कुरुक्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ चुके नवीन जिंदल। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है, नहीं तो टिकटों के लिए तो मारामारी होती है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि खिलाड़ी टिकट लेकर पार्टी पीछे घूम रही है और उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और अंत में आके पार्टी को अम्बाला से उम्मीदवार मंगवा के, या उसको कहें कि इंपोर्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि लोकल मामला है, तो शिफ्ट करके कुरुक्षेत्र से लड़वाना पड़ा। ये भी पहली बार हुआ है। और कांग्रेस में एक चीज़ और भी पहली बार हुई है कि एक कैंडिडेट का टिकट डिक्लेयर हो गया। ऐसा पहले भी होता रहा है कि टिकट डिक्लेयर होकर नेक्स्ट डे टिकट चेंज हो जाता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उम्मीदवार 8 या 9 दिन अपना प्रचार कर ले। यानी कि आधी लोकसभा ललित नागर ने घूम ली थी और आधी के प्रोग्राम डाउन दी लाइन बन के चले गए थे, तो उनकी टिकट कट गई। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि बीजेपी ने, विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल के औरंगाबाद में ललित नागर की टिकट को सीधा रॉबर्ट वाड्रा से जोड़ दिया, क्योंकि ललित नागर के भाई किसी न किसी रूप में रॉबर्ट वाड्रा के कारोबार से जुड़े हुए हैं। और ये मैसेज लाउडली पब्लिक में गया कि वाड्रा का कांग्रेस में कोई रोल है। एक टिकट की बात नहीं, पूरे देश में ये मैसेज गया कि कांग्रेस की टिकटों की डिसीजन मेकिंग में वाड्रा की भी सुनवाई होती है। तो कांग्रेस ने इस डर से कि इलेक्शन इशू में रॉबर्ट वाड्रा फिर इशू ना बन जाए, ललित नागर का टिकट विड्रॉ करके अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया। उनको यूपी में शामिल करवाया गया था कांग्रेस ने, और शायद इसी उम्मीद के साथ वो शामिल हुए थे कि उनको फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से लड़वाया जाएगा। और तीसरा कांग्रेस में पहली बार हुआ है कि एक ही स्टेट से 2 टिकटें एक ही परिवार को दी जाए, वो भी अगल बगल की सीट से, और वो भी पिता और पुत्र। रोहतक और सोनीपत से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं। पिता पुत्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के 10 साल, 9.5 साल, 6 महीने पहले चुनाव करवाए थे उन्होंने, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के 3 चीज़ें कांग्रेस में नहीं हुई हैं, एक चीज़ जेजेपी में नहीं हुई है, और एक चीज़ बीजेपी में भी नहीं हुई है कि पहली दफ़ा अगल बगल की सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा। यानी सोनीपत और रोहतक दोनों से बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा जुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार ने खेला है कि दोनों पिता पुत्र लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अगल बगल की सीट से लड़ रहे हैं और बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं।
तो ये कुल मिला के विन विन सिचुएशन भी है और लूज लूज सिचुएशन भी है। कैसे? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र दोनों जीत जाते हैं तो बड़ा साफ संदेश होगा कि अगली लड़ाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चौधरी होंगे, अशोक तंवर का कोई मायने नहीं रह जाएंगे और रणदीप सुरजेवाला और बाकी नेता भी गौण हो जाएंगे अगर दोनों सीटें जीतते हैं। तो ये तो है लविंग चैप्टर, लेकिन इसका मिडल चैप्टर भी है और इसका सैड चैप्टर भी है। मिडल चैप्टर ये है कि दोनों में से अगर एक जीत जाता है तो कम से कम साख बच जाएगी कि हवा बीजेपी की थी, लेकिन क्या है कि इनके व्यक्तिगत संबंधों से ये सीट जीत गए। लेकिन इसका सैड चैप्टर है कि अगर कुदरती दोनों हार जाते हैं, लोकसभा के चुनाव में ऐसा होता रहा है, देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे चुनाव होते हैं तो आपकी क्षेत्रीय ताकत कई बार अच्छी होते हुए भी लोकसभा के नाम पे घट जाती है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी हुआ था। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी के केवल 2 ही जीतेंगे, तो बीजेपी के केवल पूरे देश में से 450 सीटों में से लड़ी थी बीजेपी, केवल 2 ही जीते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो लोकसभा चुनाव में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो दूसरा पक्ष भी सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, हिम्मत दिखाई, लेकिन अगर दोनों सीटें वो लूज कर जाते हैं तो उनकी साख को, चौधर को बड़ा धक्का लगेगा। और ऐसा नहीं है कि चुनाव बड़ा आसान है। मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें, सुने तो दोनों सीटों पे चुनाव काफ़ी टफ और रफ होने जा रहा है, ऐसी सूचना है। और इसमें यही कहा जा सकता है, जैसे एक पुरानी कहावत है कि बंद मुट्ठी लख दी तो खुल गई तो कख दी, मुट्ठी ना खुले उन्ना ही ठीक रहता है। पर ये चुनाव लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पूरी ताकत, पूरी चौधर दाव पे लगाई है। अब उनको इस दाव का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये भविष्य की गर्भ में है, ये 23 मई को पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये चुनाव काफ़ी रोचक होने जा रहा है। पूरे हरियाणा की नज़रें रोहतक और सोनीपत पर बनी रहेंगी। दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार हमसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।